स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। अब हम शुरू करते हैं सस्पेंसन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है यहाँ से। आप ध्यान से देखिए और समझिए एक एक बात को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सस्पेंसन की डेफिनेशन बताता हूँ। ए सस्पेंसन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डो नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। यानी कि हम यदि कहें यह दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको बता दिया था होमोजीनियस में सोल्यूट पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं। हेट्रोजीनियस में सोल्यूट पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं। इससे सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते, इसमें सोल्यूट पार्टिकल पूर्ण रूप से डिजोल्व नहीं होते, नीचे बैठ जाते हैं यदि उसे कुछ देर तक रखा जाए। यदि हम उसे कुछ देर तक, जैसे सैंड को पानी में घोल दी, डिजोल्व कर दीजिए और फिर रख दीजिए तो सैंड नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से सस्पेंसन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो मडी वाटर। मडी वाटर में क्या क्या होगा? वाटर होगा, सोयल होगा और स्लिट होगी। अब तुम उसे घुमाकर छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद उसके नीचे आपको सोयल दिखाई देगी। चाक पाउडर इन वाटर। चाक पाउडर को पानी में डिजोल्व कर दीजिए, घोल दीजिए और वो फिर थोड़ी देर बाद चाक नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से पानी निथरना शुरू हो जाएगा, साफ़ होना शुरू हो जाएगा। फ्लोर ऑफ वाटर, यानी कि आटे को पानी में डिजोल्व कर दीजिए, कुछ देर बाद वो भी नीचे बैठने लगता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी, यानी कि जब किसी पेशेंट को किस काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? एसिडिटी के काम आता है, या किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी सस्पेंसन का ही एक एग्जाम्पल है। हमने इसके साथ में एक, या हम पेंट की बात करें, पेंट में ऑयल होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आपने देखा होगा पेंट का डिब्बे को। पेंट के डिब्बे में पेंट नीचे बैठ जाता है, ऊपर उसका हल्का हल्का सोल्यूशन हो जाता है, फिर उसको हम घुमाते हैं, स्टिर करते हैं, जिससे वह पेंट सारा एक जैसा हो जाता है। तो पेंट भी सस्पेंसन की ही कैटेगरी में आता है। एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में कुछ वाटर है और वाटर के सब में हमने चाक पाउडर को मिला दिया, कुछ देर बाद उसे हमने रख दिया, नीचे की तरफ चौक जो है सेटल हो जाती है और कुछ, यानी कि हमने उस चौक पाउडर जब उसमें मिलाया तो कुछ तो ऊपर दिखाई देती है और कुछ नीचे बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंसन। आपको सस्पेंसन हमने बता दिया। सस्पेंसन की प्रॉपर्टी की बात करें तो सस्पेंसन की प्रॉपर्टी होती है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कैन आर बिग, यानी कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल के जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के, वे कुछ बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से कुछ बड़े, यानी कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है और इसमें कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ मीटर से कुछ बड़े होते हैं। कैन बी सीन नेक्ड आइज। इसको हम आसानी से बिना किसी इक्विपमेंट के देख सकते हैं। पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। देखिए, अगर हम एक सस्पेंसन सॉल्यूशन ले लिया जाए, उसमें पार्टिकल हमें दिख रहे हैं और हम एक टॉर्च उस पर लगाएं तो वह टॉर्च से जो पार्टिकल पर और लाइट गिरेगी उसको फैला देगा और स्कैटरिंग करेगा और हमें उसमें वो रास्ता दिखाई देता है, पाथ दिखाई देता है, यानी पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंसन। सस्पेंसन में जब टॉर्च से लाइट डाली जाती है तो पार्टिकल पर लाइट गिरती है और वो सस्पेंसन फैल जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है और वो है पाथ हमें दिखाई देता है। ये सब प्रॉपर्टी हैं किसकी? सस्पेंसन की। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम इसको फ़िल्टर पेपर पर अगर छान लें, जैसे चाय को छानते हैं छलनी में, फ़िल्टर पेपर पर छान लें तो चाक पाउडर कहाँ पर आ जाएगा? चाक फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे निकल जाएगा। अनस्टेबल सॉल्यूशन। समय के साथ साथ सोल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, इसलिए इसको अनस्टेबल सॉल्यूशन कहा जाता है। ये हमारा सस्पेंसन था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। आपका सस्पेंशन हो गया, आप कोलाइडल को ध्यान से समझें क्या होता है कोलाइडल। इन कोलाइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन appear homogeneous but in actual it is a heterogeneous mixture। एक बार फिर डेफिनेशन को मैं बताता हूँ, फिर इसको समझाते हैं, डिस्कस करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली माने हर स्थान पर ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह बराबर रहते हैं, यूनिफॉर्मली एक समान रहते हैं इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन appear होमोजीनियस, दिखने में यह होमोजीनियस होता है, परंतु एक्चुअल में होता कैसा है ये हेट्रोजीनियस। अब हम फिगर के द्वारा इसको समझते हैं। आपको फिगर दिखाई दे रही होगी। ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है वह सॉल्वेंट है। एक गिलास एक बीकर है, उसमें ब्लू कलर में जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो एक सॉल्वेंट है। और जो येलो डॉट है, येलो डॉट हैं दिख रहे हैं, वो सोल्यूट पार्टिकल है। इन पार्टिकल की क्वांटिटी पूरे सॉल्यूशन में एक समान है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह येलो डॉट एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं है। इसलिए इसे हम यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, appear क्या होता है, यह सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली होता है सब जगह एक समान। यह दिखने में होमोजीनियस लग रहा है, परंतु वास्तव में होता है हीट्रोजीनियस। अब आप बात करते हैं कि सर आप इसको होमोजीनियस भी कहते हैं हीट्रोजीनियस भी कहते हैं, हमें पता कैसे चलेगा? हम इसका पता एग्जाम्पल से लगाते हैं। आपने मिल्क देखा है, मिल्क में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ब्लड भी इसी तरह से होता है। जेल, जो जेल होता है वो भी दिखता तो एक जैसा ही है, एक समान दिखता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। आप मिल्क को देखें, मिल्क में भी अगर हम मिल्क को बात करें तो मिल्क भी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल की बात करें, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर, यानी कोलाइडल में जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो भी पार्टिकल होते हैं वे बड़े होते हैं। सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल से बड़े होते हैं, यानी कि कोलाइडल में जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वे सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल से बड़े, परंतु सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल से छोटे। अब देखो यहाँ पर समझिए आप बात को। कोलाइडल साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। एक आपने सस्पेंशन पढ़ा है, एक सॉल्यूशन पढ़ा है। हमारे पास दो चीज़ आई, सस्पेंशन आया, सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल थे वो लेस देन 1 नैनोमीटर थे, और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल थे वो मोर देन 100 नैनोमीटर थे। अब हमने बात की कोलाइडल की। कोलाइडल में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो कोलाइडल होता है उसमें सोल्यूट पार्टिकल का साइज बिगर देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे उनसे बड़े होते हैं, परंतु सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल थे उनसे छोटा होता है। इसका मीन्स 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। यानी कि कोलाइडल में सोल्यूट पार्टिकल के जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल थे दोनों के बीच की कैटेगरी के होते हैं। सेकेंड नंबर पर कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। आपने मिल्क क्या है, कोलाइडल है, जेल भी कोलाइडल है, हमारा ब्लड भी कोलाइडल है, परंतु इसको हम नेक्ड आइज से बिना इक्विपमेंट के नहीं देख सकते। पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट ईजली, जब हम एक टॉर्च दिखाई गई है, इसमें टॉर्च से हम अगर कोलाइडल सॉल्यूशन एक बीकर में कांच में के गिलास में ले लें और उस पर टॉर्च से लाइट डालें तो उसमें उसका रास्ता दिखाई देता है।
इसका मतलब पार्टिकल ने, जब लाइट पार्टिकल पर गिरी तो उस पार्टिकल ने उसको स्कैटरिंग कर दिया, वो लाइट फैल गई। फैलने से क्या हुआ, हमें उसमें जो लाइट गई थी वो हमें उसका रास्ता, पाथ दिखाई दे रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ, पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट ईजली, पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन कोलाइडल। कोलाइडल में पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होता है, विजिबल होता है। देखिए कितने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए पाथ ऑफ, इसके बाद आता ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा टिंडल इफेक्ट, वहाँ पर हम सारा समझाएंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। यह शो करता है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। मिल्क को या जेल को या ब्लड को हम फिल्टर पेपर पर डाल दें तो सारा निकल जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं हम इसे अनस्टेबल नहीं होता कि हमने रख दिया और कुछ पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। स्टेबल सॉल्यूशन होता है, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अब हमारा सस्पेंशन भी हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो गया। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट, जो बहुत देर से चल रहा है। आपको मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि टिंडल इफेक्ट इसमें होता है, इसमें नहीं होता, परंतु अभी तक टिंडल इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं समझाया था। अब हम गाइस टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, फिर इसको समझाते हैं, फिर इसको एक एक्टिविटी द्वारा बताते हैं। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द presence of colloidal particle. Due to this effect we can see the path of light. The phenomenon of scattering of beam light due to the presence of colloidal particle, full stop. Due to this effect we can see the path of light. इसके कारण ही हम पाथ ऑफ लाइट देख पाते हैं। हम पूरा समझाते हैं। इसमें सोल्यूट पार्टिकल सनलाइट को स्कैटर करते हैं, यानी कि इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है उसमें को अगर हम सनलाइट पास करें तो वह क्या करते हैं, स्कैटरिंग करेंगे, लाइट को फैला देंगे। इस घटना को, इस फिनोमिनन को के कारण लाइट के रास्ते को, लाइट के पाथ को हम देख पाते हैं। इसी को टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। अब आप सबने देखा होगा टिंडल इफ़ेक्ट, हम उसका एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो, देखिए इसमें नीचे डायग्राम दिखाए गए हैं 3। सपोज करो एक अंधेरा कमरा है, आपको इसमें अंधेरा कमरा दिखाया गया होगा। इसके एक ऊपर की ओर वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर से सनलाइट आती है। यहाँ पर आप लाइट के पाथ को देख सकते हैं, यानी कि जो लाइट आ रही है हमें वो लाइट दिख रही है। वो क्यों दिख रही है, क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल थे, वो डस्ट पार्टिकल पर जब वो लाइट गिरी, सन की लाइट, तो वो स्कैटरिंग हो गई और स्कैटरिंग होने पर लाइट फैल गई और हमें वो लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। इसी को कहा जाता है टिंडल इफ़ेक्ट। ये रास्ता हमें क्यों दिखाई देता, अब आपके मन में आया होगा ये रास्ता हमें दिखाई क्यों देता है, क्योंकि रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल है और पार्टिकल ही लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर के कारण लाइट का रास्ता देख पाते हैं। एक तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल सबने देखा होगा। दूसरा हमें दिखाया गया है फॉरेस्ट, बहुत सारे घना पेड़ पौधे, जंगल है। नेक्स्ट फिगर में हमें घने जंगल, फॉरेस्ट दिखाया गया है। इसमें भी किसी रास्ते से सनलाइट गुजरती है तो वह सनलाइट हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, एयर प्रेजेंट है और एयर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल पर जब लाइट गिरती है तो वह स्कैटरिंग हो जाती है और हमें वो रास्ता दिखाई देता है। दोनों डायग्राम मैंने समझा दिए। तीसरा डायग्राम, नेक्स्ट फिगर देखिए, एक सॉल्यूशन है जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यह लेसर लाइट
लेज़र लाइट, इसमें हम क्या करते हैं, लेज़र आपने देखा होगा, लेज़र से लाइट दिखाते हैं, डालते हैं, इसमें बीम लाइट निकलता है। ये सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता। अगर हम इसे सॉल्यूशन में को लेज़र लाइट को डालें तो हमें विजिबल नहीं हो, क्योंकि उसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, इसलिए सॉल्यूशन में जब उसके पार्टिकल बहुत छोटे थे तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। दूसरा बीकर आपको दिखाया गया है। एक बीकर आपने देख लिया, उसमें सॉल्यूशन था, वहाँ पर हमने टॉर्च यानी लेज़र लाइट डाली, हमें कोई भी लाइट का रास्ता पाथ हमें उसमें नहीं दिखाई दिया। इसके साइड में दूसरा एक और बीकर है। दूसरे बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, इसमें बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन लिया उसके पार्टिकल सॉल्यूशन के ट्रू सॉल्यूशन से बड़े थे, और उस पर जब लाइट गिरी तो वे स्कैटर हो गए, और स्कैटर होने से हमें लाइट का पाथ दिखाई दिया। अब हम देखते हैं सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर में से उनके जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को अलग करने के मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अलग करने का मेथड, कैसे कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेपरेशन आता है। आपने वेपरेशन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ जब समझाते हैं। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवेपोरेट, यानी कि इस प्रोसेस में इसमें मिक्सचर के दो कंपोनेंट को अलग किया जाता है। यानी केवल मिक्सचर में 2 ही कंपोनेंट हैं, उनमें से हमें उनको अलग करना है। अलग करने के लिए एक को अलग कर दें, उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो एवोपरेट हो जाए और दूसरा एवोपरेट ना हो जल्दी से, तो हम इसमें से दोनों को अलग अलग कर देंगे। एवोपरेट का मतलब वाष्प बनकर उड़ जाए। चलो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एवेपोरेशन, वी कैन गेट डाई में कलर होते हैं फ्रॉम इंक बाई एवेपोरेशन प्रोसेस, यानी कि एवेपोरेशन प्रोसेस से इंक में डाई को अलग किया जा सकता है। ये इसका एप्लीकेशन था एवेपोरेशन का। इसमें 2 कंपोनेंट थे, एक वाटर था, एक डाई था। हमने डाई को अलग करने के लिए इस मेथड से एवेपोरेशन से अलग कर लिया। अब कैसे करते हैं? इंक क्या है? इंक है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक जो है वाटर और डाई का मिक्सचर है। हमें डाई को अलग करना है। चलिए डाई को अलग करने के लिए आप डायग्राम को देखिए। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, फिगर से हम समझाते हैं। एक हम लेते हैं बीकर और बीकर में पानी भर लेते हैं। उसके नीचे ट्राइपॉड लगाते हैं और ट्राइपॉड के बीच में एक बर्नर रखते हैं और बीकर में पानी भर लिया और बीकर के ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी और चाइना डिश में इंक भर लिया। अब बर्नर से हम उसे गर्म करते हैं। धीरे धीरे जो पानी बीकर में है उसकी वाष्प बनती है और वह वाष्प चाइना डिश को गर्म करती है। चाइना डिश से टकराएगी। फिर चाइना डिश में जो इंक है, इंक में जो पानी है वो पानी एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। इंक में से पानी एवोपरेट, हमने क्या लिया था? एक ऐसा सब्सटेंस लेना है जिसका एवोपरेशन हो सके, और दूसरा इंक में जो डाई है वो वहीं पर रहेगा, उसका एवोपरेशन नहीं होगा। और हम इस तरह से इंक में से डाई को अलग कर लेते हैं। तो यह मेथड था इवेपोरेशन का। आप समझ गए होंगे इवेपोरेशन क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने बहुत जगह देखा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेट very fast, then denser particle are settled down and lighter particle stay at top। हम इसको अब समझाते हैं। इस प्रोसेस में मिक्सचर को बहुत तेज़ घुमाया जाता है। मैंने बताया इन दिस प्रोसेस
मिक्सचर इज रोटेट वेरी फास्ट, मिक्सचर को बहुत तेज़ घुमाया जाता है, जिससे जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के पार्टिकल जो लाइट वेट होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, हम इससे क्या क्या, हम इसके 2-3 एप्लीकेशन बताते हैं। फर्स्ट, यूज इन डायग्नोस लेबोरेटरीज फॉर ब्लड इन एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन का टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पेशेंट आता है लेबोरेटरी में, पेशेंट का ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब में रख कर हमने इसमें एक मशीन दिखाई गई है नीचे की तरफ, 2 मशीन है, एक इसमें मिक्सी टाइप की मशीन है, एक ब्लड की 2 इसमें टेस्ट ट्यूब रखी है, वो मशीन है। हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड दिखाया गया है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में नीचे रेड दिखाया गया है, ऊपर येलो दिखाया गया है। अब आप देखिए, हमने पेशेंट आया, पेशेंट का ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया और उस मशीन में रखकर उसे बहुत तेज़ फास्ट हमने घुमा दिया, रोटेट कर दिया, जिसके कारण ब्लड के कंपोनेंट, अब ब्लड में कंपोनेंट क्या थे? प्लाज्मा था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी थे। प्लाज्मा हल्का होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी भारी होते हैं, प्लाज्मा लाइट वेट होता है। प्लाज्मा आपको मशीन में ऊपर देख सकते हैं, यह पीले रंग का होता है, तो ऊपर की तरफ आपको प्लाज्मा दिखाई दे रहा होगा और नीचे रेड दिखाई दे रहा है, वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। ऊपर आ जाता है और आरबीसी नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वे हैवी पार्टिकल है, हमने अलग कर दिया। इस तरीके से हम प्लाज्मा को ब्लड में से अलग कर सकते हैं। क्या तरीका क्या हुआ? वही सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे, यूज टू सेपरेट बटर और क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क आपने देखा होगा, डेयरी भी देखी होगी, डेयरी पर एक मशीन में रखकर उसे बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, उससे बटर या फिर हम क्रीम को अलग कर सकते हैं। आपने सब बच्चे, जो गांव के बच्चे हैं, उन्हें देखा होगा, दही को, दूध से दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं और कर्ड को रई से मशीन में भिगोते हैं और उससे मक्खन ऊपर आ जाता है, बटर ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका वेट कम होता है, लाइट वेट होता है। चलिए, दूध को मिक्सी में, इसके ऊपर एक मिक्सी दिखाई गई है, डालकर घुमाने से मिल्क के डेंसर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और लाइट पार्टिकल क्रीम और बटर ऊपर आ जाते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीफ्यूगेशन का। नेक्स्ट, थर्ड, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वेज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, गीले कपड़ों को आप, वेट क्लॉथ जो होते हैं उसको आप सुखाने के लिए ड्रायर में डालते हैं, जहाँ पर उसको बहुत तेज़ घुमाया जाता है और उससे सारा पानी निकल जाता है। वेट क्लॉथ को वॉशिंग मशीन में ड्रायर में डालकर चला दिया जाता है, जो कपड़ों को पानी से बाहर निकाल देता है और कपड़े सूख जाते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीफ्यूगेशन है। इस तरह आपको सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेपरेटिंग फनल, अब सेपरेटिंग फनल, इसके द्वारा देखिए हम किस तरह से इस प्रोसेस से हम अलग करते हैं। बाय दिस प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। फिर एक बार सुन लो, बाय दिस प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी के आधार पर उनमें एक लेयर बन जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल के आधार पर। अब सुनिए, दो कोई भी ऐसे लिक्विड ले लें जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। लिक्विड है परंतु अब आप कहोगे सारे लिक्विड मिक्स हो, नहीं, अभी बताते हैं हम, आपको फिगर में दिखाया भी गया है। दो लिक्विड ऐसे ले लिए जो मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें उनकी डेंसिटी के आधार पर अलग किया जा सकता है। अब हमने इसे फिगर भी दिखाया गया है। एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं ऑयल फ्रॉम वाटर। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि आयरन को उसके ओर से अलग करना। अब सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर में से ऑयल को अलग करने की एक्टिविटी।
ये सब एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, करके देखनी चाहिए, अपने हाथों से करनी चाहिए। देखिए ये हमने डायग्राम इसमें दिखाया गया हुआ, ये सेपरेटिंग फनल दिखाया गया है। इसमें पानी व ऑयल को भर दिया गया। हमने क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया और ऑयल भर दिया। ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो पानी नीचे चला जाता है। फिर हम नीचे इसमें कोक एक वो लगी है, टेप लगी हुई है, टोटी जिसे कहते हैं, लगी होती है। ऑन कर देते हैं उसे, जैसे टेप नल को खोल दिया, धीरे धीरे पानी बाहर निकल जाता है। उसे एक बीकर में ले लेते हैं, फिर उसमें से हम ऑयल को अलग कर लेते हैं। देखिए समझिए आप इसको, जैसे कि मैं मानता हूँ ये है हमारे पास, ये हमारे पास है। इसमें यहाँ पर एक टोंटी लगा दी, इसमें हमने भर दिया, ऑयल भर दिया और वाटर भर दिया। तो ऑयल की डेंसिटी कम है, ऑयल ऊपर आ गया, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर नीचे चला गया। हमने यहाँ पर इसके नीचे एक टोंटी लगा दी, उसे हमने खोल दिया। खोलने से क्या होगा, जो लेयर बनेगी इसके बीच में एक लेयर, और नीचे से पानी निकल गया, उसे एक बीकर में लेकर अलग कर दिया। फिर हमने ऑयल दूसरे बीकर में निकाल लिया, दोनों अलग अलग हो गए। ये था हमारा ऑयल और वाटर को सेपरेट करने का मेथड। अब दूसरा करते हैं हम आयरन का ओर। आयरन को हम किससे करते हैं प्राप्त, ओर से। आयरन का ओर हमें कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। उस ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। उस ओर में जो हमें आयरन चाहिए, आयरन तो हमें सीधा मिलने का नहीं पृथ्वी से, और मिलेगा, और ओर में वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। अब उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना और आयरन शुद्ध प्योर आयरन हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम इसी तरह से यूज करते हैं। इसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, भट्टियों में पिघलाया जाता है। सीधी सी बात है, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए। आयरन की डेंसिटी अधिक होती है, और जो उसमें आयरन की डेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आयरन नीचे बैठ जाता है, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने पर जो और सामान थे उसमें और इम्प्योरिटी थी, उनकी डेंसिटी कम थी, वो ऊपर तैरने लगे, और जो आयरन था वो नीचे रह गया। सोयल की डेंसिटी कम थी, वो मेल्ट आयरन में ऊपर की ओर तैरने लगती है, और फिर इस तरह से सेपरेटिंग फनल से वही नीचे से उसे खोल दिया जाता है। वहाँ पे ऐसा प्लास्टिक का नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़े भट्टियाँ होती हैं, उसमें से उसे आयरन को नीचे अलग कर लिया जाता है। ये था हमारा सेपरेटिंग फनल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत सारे दे दिए जाएंगे, उससे पूछ लिया जाए इनको किस मेथड से अलग किया जाता है, आपको ये बताने पड़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। अब आप सब्लिमेशन को ध्यान से समझिए, सब्लिमेशन में क्या है। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। आप देखिए क्या कहा गया, सब्लिमेशन में से नॉन सब्लिमेशन सब्सटेंस को अलग करना। एक सब्सटेंस सब्लिमाइल होता है, एक नॉन सब्लिमाइल होता है। तुम कहोगे सब्लिमेशन है क्या, भाई फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। सब्लिमेशन वो होता है जो सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, या गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। इस प्रोसेस में ऐसे कंपोनेंट को अलग किया जाता है जिसमें एक सब्लिमेशन हो और दूसरा नॉन सब्लिमाइल। ऐसे सब्सटेंस लेंगे, एक तो सब्लिमाइल हो जाता हो और दूसरा नॉन सब्लिमाइल। ऐसा हमारे पास क्या है एप्लीकेशन देखते हैं। सच मिक्सचर दैट कंटेन कैम्फर। कैम्फर क्या होता, कपूर, नेफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन। ऐसे कोई भी मिक्सचर जिसमें एक सब्लिमाइल हो जाए, इनमें से कोई एक मिक्सचर एक ले लेंगे और दूसरा कुछ और ले लेंगे। कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अब हमने लिया है अपना एक्टिविटी करने के लिए। आप एक्टिविटी को देखिए, एक्टिविटी आपके सामने है। इसमें हमने लिया है नमक, और नमक के साथ हमने दूसरा चीज़ लिया कैम्फर, कपूर। दोनों को हमने कैसे किया, एक चाइना डिश ली, एक बर्नर लिया, उस पर ट्राइपॉड लगाया, चाइना डिश रखी है, डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनल, उल्टा करके फनल जो कीप होता है जिसमें को जैसे ऑयल वाला फनल आप सभी जानते हो, रखा गया है। फनल के पाइप के ऊपर कॉटन, उसमें ऊपर हमने कॉटन फंसा दिया जिससे कुछ भी बाहर न जाए। अब चाइना डिश में हमने क्या भर लिया, नमक, सॉल्ट और कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। फिर हमने कैम्फर को सीधा सॉलिड से गैस फॉर्म में
जैसे ही वो गर्म होना शुरू होगा, गर्म होते होते सारा कैम्फर किस में चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्म में चले जाएगा। और ऊपर क्या था, कॉटन थी, और कॉटन उसे बाहर नहीं जाने देगी। जैसे ही वो फनल की सतह के कांटेक्ट में आएगा, वह ठंडा होगा और सीधा गैस से सॉलिड फॉर्म में बन के वहाँ पर चिपक जाएगा। कैम्फर तो वहाँ चला गया, और जो सॉल्ट है उसमें वो हमारा सब्लिमाइल नहीं होता, नॉन सब्लिमाइल है, तो वहीं पर रहेगा। इस तरह से हम इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, कैम्फर को और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस थी सब्लिमेशन प्रोसेस। अब आती है क्रोमेटोग्राफी। अभी हमारे पास 3 और हमारे पॉइंट रह गए। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आप ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी में, इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन स्टेशनरी सॉल्वेंट। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट, उनके अलग अलग सॉल्वेंट, एक स्टेशनरी सॉल्वेंट है उसके साथ डिफरेंशियल मूवमेंट करता है, कुछ अलग अलग समय पर उस सॉल्वेंट के साथ बहना शुरू हो जाते हैं, वही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। अब इसको हम कैसे समझाएंगे और देखते हैं। ये तो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन में बताते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे जो सॉल्वेंट के साथ साथ बहुत कम मूवमेंट करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत कम मूवमेंट करते हैं। सॉल्वेंट मूवमेंट करना शुरू कर दिया, कुछ तो ऐसे हैं जो कम मूवमेंट करते हैं, और कुछ ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो इसी मूवमेंट को जो सॉल्वेंट के साथ होती है उसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब आपकी समझ में अभी भी नहीं आया होगा मूवमेंट कैसे किया। अब इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझाते हैं। पहले एप्लीकेशन देख लीजिए इसकी, क्रोमेटोग्राफी की। यूज्ड टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई। डाई में बहुत सारे कलर होते हैं, डाइज में बहुत सारे कलर होते हैं। यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स। हमने 2 एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है। एक तो डाइज में कलर को अलग करना, दूसरा सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड में ड्रग्स की मात्रा को अलग करना या पता लगाना कि इस आदमी की ब्लड में कितनी ड्रग्स है, इसने कितना अल्कोहल लिया है। अब इसे हम एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। पहले हम देखते हैं यानी कि ब्लड में ड्रग्स की बात को। इस टाइप का एक पेपर, ये देखो इसमें डायग्राम दिखाया गया है। एक पेपर ले लिया जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर कहा जाता है। इस पेपर को क्रोमेटोग्राफी पेपर कहा जाता है। ये पेपर आपको बाज़ार में आसानी से बहुत सस्ता मिल जाता है। अब इसमें हमने एक लाइन है, इसमें देखिए एक बीच में लाइन दिखाई गई है, ब्लैक डाई, यानी कि इस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी और उस पर डाइज में बहुत सारे कलर हैं, एक ब्लैक ड्रॉप डाल दिया। इस पर ब्लैक लाइन पे हमने क्या कर दिया, ब्लैक ड्रॉप क्या कर दिया, डाई डाल दिया। अब इसे हमें अलग करना है, हमें दिखाना है इसमें हमें दिखाना है कौन कौन से कलर हैं। ध्यान देना कितना आसान है, और है देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है क्रोमेटोग्राफी क्या है, परंतु जब समझ जाओगे तो बहुत आसान है। अब हमने इस लाइन पर ड्रॉप डाई के डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप हमने लाइन पर डाल दिए। इसके बाद एक बीकर लिया, बीकर में जिसमें नीचे की तरफ सॉल्वेंट, इसमें नीचे कुछ सॉल्वेंट भर दिया हमने, जिसमें कोई वस्तु, जैसे पानी भी सॉल्वेंट ही है। अब इस पेपर को, जो पेपर था ये जिस पे हमने लाइन खींची थी और लाइन पे हमने कुछ ड्रॉप डाई के डाले थे, इसमें देखो इस तरह से नीचे की तरफ टांग दिया ऐसे। यानी कि मैं बात करूं जैसे कि ये एक बीकर है, इसमें नीचे की तरफ एक पेपर को डाल दिया, एक पेपर इसमें डाल दिया नीचे की तरफ। फिर हमने क्या किया, इस तरह से डाला कि जहाँ पर सॉल्वेंट है, नीचे हमने बीकर में सॉल्वेंट भर रखा है, पेपर उस सॉल्वेंट से टच हो जाए। पेपर जो हमने क्रोमेटिक पेपर है, यानी कि वो पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है वो सॉल्वेंट से टच हो जाए। अब जब वो पेपर उससे टच हो जाएगा तो टच होते ही आपने देखा होगा जैसे रुई की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी पेपर में वह सॉल्वेंट ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर आएगा, जहाँ हमने डाई का ड्रॉप डाला है, इस तरह से बीकर में टांग देंगे, पेपर सॉल्वेंट को टच करेगा। ये पेपर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा
और एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, यानी कि वो सॉल्वेंट उस पेपर में ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही डाई के पास पहुंचेगा, अब मैंने बताया क्रोमेटोग्राफी वो होता है कुछ कलर सॉल्वेंट के साथ जल्दी मूवमेंट करते हैं, कुछ कलर देर में मूवमेंट करते हैं। तो डाई में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी और सॉल्वेंट डाई में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। और ये अब उसमें हमने पेपर तो सॉल्वेंट को ऊपर लेकर जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और डाई के अलग अलग कलर के कंपोनेंट अलग अलग मूवमेंट दिखाएंगे। पीला कलर थोड़ी ऊपर चला जाएगा, इसमें देखो डायग्राम में दिखाया गया है। रेड कलर और चलेगा, यानी कि अलग अलग कलर अलग अलग जगह तो उसके साथ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। कुछ दूरी तक, कुछ ज़्यादा दूर तक जाएंगे। इस तरह से हम कलर का पता लगा लेते हैं। एक बार फिर बताऊँ मैं, हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, उस पर लाइन खींची और उसमें कुछ डाई के ड्रॉप डाल दिए लाइन पर। फिर हमने एक बीकर लिया, बीकर में सॉल्वेंट लिया और क्रोमेटोग्राफी पेपर को टांग दिया जिससे कि वो उसे सॉल्वेंट को टच कर ले। अब जैसे ही सॉल्वेंट को टच करेगा तो वह पेपर उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही सॉल्वेंट ऊपर को जाएगा वह डाई के पास आएगा, डाई उसमें डिजोल्व हो जाएगी और कुछ कलर का मूवमेंट ज़्यादा होता है, कुछ कलर का मूवमेंट कम होता है। जिस कलर का मूवमेंट ज़्यादा हुआ वह कलर ऊपर दिखाई देगा, जिस कलर का मूवमेंट कम हुआ वह कलर नीचे दिखाई देगा। आपको डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग कलर। तो हमने डाई में से कलर को अलग करने का तरीका बता दिया। इसी तरह से हम ब्लड में से ड्रग्स का पता लगाते हैं, वो भी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी ही होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इससे नेक्स्ट डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर टू और मोर मिसिबल लिक्विड। वहाँ पर क्या था, अभी हम इसमें क्या लिया हमने, डिस्टिलेशन में मिसिबल लिक्विड। मिसिबल माने जो आपस में घुल जाए, मिल जाए। एक हमने लिया था अभी सब्लिमेशन वाला, इस सब्लिमेशन, उससे पहले हमने लिया था सेपरेटिंग फनल वाला। उसमें दो ऐसे लिक्विड लिए थे जो इमिसिबल थे और उनमें डेंसिटी के आधार पर अलग हुए थे। परंतु यहाँ पर डिस्टिलेशन में हम ऐसे लिक्विड लेंगे जो मिसिबल हो। मिसिबल माने आपस में मिल जाए। मिसिबल कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, परंतु उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। एक बात नोट कर लेना, उसमें नहीं लिखा हुआ है, आप नोट कर लेना कि डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हमने 2, 3, 4 लिक्विड लिए हैं मिसिबल, उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। मान लें एक का 50 है, एक का 100 है, एक का 150 है, 200 है, 250 है, इस तरह से होना चाहिए। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसकी एक्टिविटी हम करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, यूज टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। हम अपनी एक्टिविटी में एसीटोन, आपने देखा होगा, एसीटोन और वाटर को अलग करेंगे। हम कैसे करते हैं, एसीटोन का हम इसमें वो भी दिखा देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डायग्राम आपको दिखाया गया है। आप इसमें एक फ्लास्क लेते हैं और ऐसे लिक्विड लेते हैं जो आपस में मिसिबल हो। यहाँ हमने लिया एसीटोन एंड वाटर को मिक्सचर फ्लास्क के नीचे एक बर्नर रख दिया, उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। देखिए गर्म तो ज़्यादा भी हो जाएगा, उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहाँ पर हमने एसीटोन लिया था और वाटर लिया था, तो हम इसे किस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, 56 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर, इस लिक्विड, इस मिक्सचर का टेम्परेचर 56 डिग्री टेम्परेचर होगा, इसी तुरंत साथ ही साथ इसमें से एसीटोन वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। और एसीटोन जैसे ही वेपराइज होगा, और क्योंकि वाटर तो वेपराइज होने से गया, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर बॉइलिंग कब वेपराइज होगा, जब उसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, परंतु हमने उसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस किया, जिससे एसीटोन वेपराइज हो गया। अब एसीटोन वेपराइज होने के बाद कहाँ पर पहुँचाएंगे, धीरे धीरे उसके वेपर ऊपर चले जाएंगे और एक डिलीवरी ट्यूब दी गई है जिस पर हमने लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब वहाँ पर हमने कोल्ड वाटर उस पर हमने अटैच कर दिया उसके चारों ओर। अब उसमें से जब कंडेंसर में कोल्ड वाटर से एसीटोन गुजरेगा
तो वे वेपर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और आगे चल के लिक्विड को एक बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। हमारा एसीटोन अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। यही इसकी एक्टिविटी थी डिस्टिलेशन की। आप एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बिल्कुल सेम इसी तरह का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डेफिनेशन दोनों की सेम है, इसकी डेफिनेशन भी वही है, उसकी डेफिनेशन भी वही है, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं आपको समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन बता देते हैं। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड, वही मिसिबल वहाँ था वही यहाँ पर, कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। वही सेम, परंतु थोड़ा क्या डिफरेंस है नोट कर लीजिए, उस चीज़ को आप लिख लीजिए, वहाँ पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। यहाँ पर जो मिसिबल लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। जैसे एक का 50 हो गया, दूसरे का 55 हो गया, तीसरे का 60 हो गया, इस तरह से उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होना चाहिए। और डिस्टिलेशन वाले में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब एप्लीकेशन क्या है? इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन ऑर्गन फ्रॉम एयर। एयर में से ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, लिक्विड नाइट्रोजन ऑर्गन को हम कैसे सेपरेट करते हैं, या एक और एप्लीकेशन है यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल और तार एट्सेट्रा। हम क्रूड ऑयल से इनको सबको अलग करने के लिए भी कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम एक एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाते हैं एयर में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन और ऑर्गन को कैसे अलग किया जाता है। आपको डायग्राम दिखाया गया है अलग अलग करने का यूज क्या। क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, जेट फ्यूल है, तार आदि अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया। हम देखते हैं यह काम कैसे करता है। जो भी 2 या 2 से अधिक मिसिबल लिक्विड होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है। वही मैंने ऊपर लिखवा दिया, आपको लिख लेना वो लाइन, नोट लिख लेना एक, कि जो भी लिक्विड लेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। पहले इसे हम एक फ्लास्क, नीचे एक फ्लास्क डायग्राम दिखाया गया। फ्लास्क में हमने क्या करा फ्लास्क में हमने मिक्सचर ले लिया जिनका टेम्परेचर डिफरेंस कम था। उस टेम्परेचर तक हीट करते हैं जिससे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। हमने यहाँ पर 1-2 लिए, एक का 50 डिग्री या 2-3-4 लिए। एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस है। अब हम उसे कम टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसे गर्म किया। फ्लास्क के ऊपर दिया है फ्रैक्शनिंग कॉलम। फ्रैक्शनिंग कॉलम में ऊपर एक कॉलम दिखाया गया है। उस कॉलम में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यानी 50 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा 55 डिग्री सेल्सियस है। तो इस मिक्सचर को हमने 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और जो ऊपर फ्रैक्शनल कॉलम दिया है उस कॉलम में हमने कांच की कुछ बॉल रख दी। अब जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड है वो तो ऊपर चले जाए, वो तो उसके तो वेपर बन के ऊपर चले गए, परंतु इसके साथ साथ अब ध्यान से समझना। आप कहोगे हमने ऐसा क्यों करा, हमें कांच की बॉल क्यों ली? यहाँ पे फ्रैक्शनल, उसमें हमने एक फ्रैक्शनल कॉलम क्यों लिया? भाई पहले वाले में हमने फ्रैक्शनल कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा फ्लास्क लिया था। फ्लास्क में हमने क्या डाले थे? मिसिबल लिक्विड डाले थे, गर्म किया, क्योंकि उनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था। वो सीधा जो कम टेम्परेचर वाला था वेपराइज होकर, कंडेंस होकर सीधा अलग अलग हो गए। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम है, तो जैसे ही हमने 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा तो 50 वाला तो वेपर बन के उड़ने लगा, परंतु 55 वाला भी उसके साथ साथ उड़ना, वेपर बनने शुरू हो गए। अब समस्या होगी हमारे सामने, क्या ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। हमने उस कॉलम में कुछ कांच की बॉल ले ली। अब कांच की बॉल से जैसे ही वो 55 डिग्री सेल्सियस वाला वेपर टकराएंगे तो उनका कुछ भाग यानी कि उन बॉल से टकरा कर टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो नीचे वापस वहीं लौट जाएंगे और 50 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड आगे चले जाएगा। फिर वही सेम प्रोसीजर, कंडेंसर लगा दिया गया है उस पाइप के चारों ओर, कोल्ड वाटर ले लिया, वहाँ पर वो वेपर्स ठंडे होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और लिक्विड आगे जाकर एक बीकर में अलग हो जाएगा। फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, इसी तरह हम क्रूड ऑयल से ऑयल को अलग कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिलेशन भी और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी। इस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले को अलग करते हैं। अब लास्ट बचा इसमें, एक और बचा है
लास्ट को हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, इसकी पहले आप क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जो मिक्सचर है उसमें से किसी एक के क्रिस्टल, और के नहीं बनते, किसी एक के क्रिस्टल बनते हैं। अभी मैं इसकी प्रोसेस पहले डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर इसकी एक्टिविटी समझाते हैं। देखिए, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मिक्सचर फर्स्ट डिजोल्व इन सूटेबल सॉल्वेंट। पहले तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो घुल जाएगी एक सूटेबल सॉल्वेंट में। देन क्रिस्टलाइज वन कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। इस प्रोसेस में कोई इम्प्योर सब्सटेंस होता है, उसे सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, फिर जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। अब क्रिस्टल कैसे बनाएंगे, वो क्रिस्टलाइजेशन की एक्टिविटी में आपको समझाता हूँ। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या एप्लीकेशन है, यूज्ड ऑन प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से सॉल्ट को अलग करना भी क्रिस्टलाइजेशन ही कहलाता है। और दूसरा है यूज्ड इन सेपरेटिंग एलम कॉपर सल्फेट। एलम को, कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लास्ट बची है, बहुत छोटा सा टाइम बचा है। अब समझ लीजिए आप, मान लो एक गिलास, एक बीकर दिखाया गया है आपको साइड में, आपको लग रहा है इसमें कोका कोला भरी हुई है, परंतु नहीं। एक गिलास है जिसके अंदर सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर है, यानी कि मान लीजिए समुद्र का पानी हमने भर दिया। समुद्र के पानी में सॉल्ट भी है, सैंड भी है, पानी भी है। तो पानी उसे हमने रख दिया डिस्टर्ब बिना किए, उसे हमने नीचे रख दिया, बिल्कुल ऐसी जगह पे रख दिया भर के जहाँ डिस्टर्ब नहीं। अब उसमें से जो मिट्टी है, जो सॉल्ट, उसमें सैंड है, वो नीचे बैठ जाएगा। अब बचा क्या, उसमें पानी में सॉल्ट बचा। अब तुम कहोगे सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, भाई सॉल्ट को अलग करने के लिए उसमें एक धागा यानी कि थ्रेड डाल देंगे। धीरे धीरे उसे कुछ कोल्ड करेंगे, टेम्परेचर वहाँ का कम कर देंगे। धीरे धीरे जो सॉल्ट है वो सॉल्ट उस धागे पर क्रिस्टल बनाने शुरू कर देगा, उसके चारों तरफ क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे सारा और टेम्परेचर कम होगा, सारे क्रिस्टल उस पर चिपक जाएंगे। उस क्रिस्टल को हम धागे को बाहर निकाल लें और सारे क्रिस्टल पानी, नमक के, सॉल्ट के सारे क्रिस्टल अलग हो गए। अब इस तरह से हम उस सॉल्ट को मशीनों के द्वारा और प्योर कर लेते हैं और आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से ये सारे मेथड हमारे इस वीडियो में हो गए। अब यहाँ तक का आप बेटा कर लीजिए, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।